नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे लगभग क्वेश्चन आता ही है, और वो है पारितंत्र, जिसको पारिस्थितिक तंत्र भी बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो देखते हैं। आप जानते हैं कि शायद पृथ्वी सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी का वह भाग जो जीवन को बनाए रखता है जैवमंडल कहलाता है। देखिए, पृथ्वी का कौन सा भाग जैवमंडल कहलाता है कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे जीवन है, जो जीवन को बनाए रखता है, वो भाग क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल अति विशाल है और इसका अध्ययन एकल इकाई के रूप में नहीं किया जा सकता। मतलब कि जैवमंडल बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, इसलिए उसका अध्ययन जो है एक इकाई के रूप में हम नहीं कर सकते। इसे अनेक स्पष्ट क्रियात्मक इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिन्हें परितंत्र कहते हैं। चूँकि हम लोग जैवमंडल जो विस्तृत है उसका एक इकाई के रूप में अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या किया गया है? बहुत सारे अनेक स्पष्ट क्रियात्मक इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिन्हें परितंत्र कहते हैं। अब इसके अर्थ को आगे समझते हैं कि क्रियात्मक इकाइयों में विभाजित किया गया है कि इसका मतलब क्या है। देखते हैं। परितंत्र तो प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ अपने भौतिक परिवार के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। हम इसे परितंत्र कहते हैं। देखिए, प्रकृति में जो समुदाय एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ भी क्या करते हैं? वो अंतःक्रिया करते हैं और एक इकाई के रूप में रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक इकाई। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र बोलते हैं। परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र शब्द की रचना 1935 में A.G. टेस्ले के द्वारा की गई थी, है ना। या ये बोल सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? A.G. टेस्ले ने 1935 में किया था। एक परितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल अन्योन्य क्रियाएं सम्मिलित है। उदाहरण के लिए तालाब परितंत्र का अच्छा उदाहरण है। देखिए, परितंत्र में क्या होता है? जैविक और अजैविक घटकों दोनों के बीच जो है अन्योन्य क्रियाएं होती है, अंतः क्रियाएं होती है। दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब इसका तालाब जो है एक इसका अच्छा उदाहरण है। और देखिए, एक क्वेश्चन है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सागर का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो सबसे बड़ा और स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। देखते हैं अब परितंत्र के घटक या पारिस्थितिक तंत्र के घटक। परितंत्र के घटकों को दो समूह में बांटा गया है, क अजैविक तथा ख जैविक। परितंत्र के घटक को कितने समूहों में बांटा गया है? दो समूहों में, अजैविक और जैविक। परितंत्र के घटक को अब देखते हैं इसमें डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पे पहले देखते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक में कौन कौन से हैं? देखिए, भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। अब इसमें भौतिक कारक में दाब, आर्द्रता, प्रकाश और वायुमंडलीय दाब। उसी प्रकार अकार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। ये सारे क्या है? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं जैविक घटक। जैविक घटक में कौन कौन है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक क्या करते हैं? सूर्य से उत्पादक ही आगे हम लोग खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे। उत्पादक ही क्या करता है? सौर ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद जो है वो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से उपभोक्ता से फिर आगे बढ़ते रहता है। अब देखते हैं इसको अजैविक घटक को। अजैविक घटकों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला, भौतिक कारक। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता तथा दाब। यह परितंत्र में जीवों की वृद्धि को सीमित और स्थिर बनाए रखते हैं। अब देखिए, भौतिक कारक हो गया। अकार्बनिक पदार्थ वही है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जल, चट्टान, मिट्टी तथा अन्य खनिज। कार्बनिक पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, लिपिड तथा ह्यूमिक पदार्थ यह सजीव तंत्र के मूलभूत अंग है और इसलिए ये जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच की कड़ी है। अब ये तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ से क्या पूछ सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक कौन है। ऑप्शन दे सकता है कि सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, उत्पादक, ऐसे करके, तो वहाँ पे आपको छांटना है। अब देखिए जैविक घटक में क्या क्या है। जैविक घटक में क्या है? पहला, उत्पादक। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरे परितंत्र के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। देखिए हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि यह इस प्रक्रम के लिए मिट्टी से जल एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं तथा सूर्य से सौर ऊर्जा अवशोषित करते हैं। ठीक है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, वो दूसरे पे निर्भर नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी कहते हैं। दूसरा है उपभोक्ता। यह विषम पोषी कहलाते हैं और स्वपोषियों द्वारा संश्लेषित किए गए भोजन को खाते हैं। मतलब स्वपोषीय जो उत्पादक पौधे हैं वो जो भोजन का निर्माण किए रहते हैं उसको खाते हैं। भोजन की पसंद के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में रखा जा सकता है। शाकाहारी, गाय, हिरण, खरगोश आदि सीधे ही पौधों को खाते हैं। मांसाहारी वे जंतु हैं जो अन्य जंतुओं को खाते हैं, उदाहरण शेर, बिल्ली, कुत्ता आदि। और सर्वाहारी जीव पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं, उदाहरण मानव, सुअर और गौरैया। ये क्या है? सर्वाहारी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दे रहा हूँ मैं, आप जो क्वेश्चन में आया है कि मनुष्य कौन सा उपभोक्ता है, तो मनुष्य प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजी टेट में भी। तो अब देखते हैं अपघटक। अपघटक क्या होता है? इन्हें मृत पोषी भी कहते हैं। यह अधिकतर बैक्टीरिया, जीवाणु और कवक होते हैं जो पौधों तथा जंतुओं के मृत, अपघटित और मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ रहे पदार्थों पर अपने शरीर के बाहर एंजाइमों का स्राव करके ग्रहण करते हैं। पोषकों के चक्रण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें अपरत भोजी भी कहा जाता है। देखिए ये क्या करते हैं? अपघटक जो है मृत पौधे या मृत जंतुओं के शरीर को अपघटित करके क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों को मतलब फिर से वापस पुनः चक्रण में सहयोग करते हैं। जो पौधे या मृत जंतुओं के शरीर में रहते हैं उसको जो है फिर से पुनः वापस एक चक्र में लाने का काम कौन करता है? अपघटक करता है। अब देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के कार्य। पारिस्थितिक तंत्र के क्या है? कार्य है। पारितंत्र जटिल परिवर्तनात्मक तंत्र है। ये विशिष्ट कार्य करते हैं जो इस प्रकार है। पहला, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह। दूसरा, पोषकों का चक्रण, भूजैव रासायनिक चक्र। तीसरा, पारिस्थितिकी अनुक्रम या परितंत्र का विकास। चौथा, समस्थापन या पुनर्भरण नियंत्रण प्रणालियाँ। अब देखिए यहाँ पे ये कार्य उतना वो जरूरी नहीं है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह। अब भूजैव रासायनिक चक्र। भूजैव रासायनिक चक्र मतलब जो ऐसे तत्वों का जो चक्र है जैसे कि जो जीवन के लिए आवश्यक होता है उसको क्या बोलते हैं? भूजैव रासायनिक चक्र। अब देखो तालाब, झीलें, चारागाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल और जंगल प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे से बनता है कि प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण कौन कौन से है। फिर वहाँ ऑप्शन दे दिया रहेगा तो आपको याद रखना है कि तालाब, झीलें, चारागाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल और जंगल ये सभी क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। आप लोगों में से कुछ ने अपने पड़ोस में एक्वेरियम, बगीचा या लान इत्यादि देखा होगा। ये मानव निर्मित पारितंत्र है। तो देखिए हम लोग एक्वेरियम है, बगीचा है, लान है, ये सब क्या है? मानव निर्मित पारितंत्र है। इसमें धान का खेत भी है, गेहूं का खेत भी है, ये सब क्या है? मानव निर्मित पारितंत्र है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है और कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र है। ये आया भी था कि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र रहेगा कि उसमें ऑप्शन दिया हुआ था बहुत सारा, तालाब, समुद्र, सागर, नदी ऐसे करके, और एक दिया था धान का खेत। तो उसमें आंसर क्या था? धान का खेत। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।
यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।